तो हम लोग जो है रॉयल पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव टॉप एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए थे, है ना? और इससे पहले जो है तकरीबन 3 या 4 वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, रॉयल फिटर एमसीक्यू के नाम से बना है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं ना। और ये मैं बता दूँ, ये सिर्फ फिटर वाले के लिए नहीं, जो मैसनिस्ट और टर्नर वाले हैं उनके लिए भी है ना? तो आप ये नहीं समझे कि मैसनिस्ट वालों के लिए नहीं है, टर्नर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न जो है लगभग चैप्टर सेम ही होते हैं ना। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी इसरो की तैयारी कर रहे हैं और ये सारे जितने कराए जा रहे हैं, आने वाले इसरो का एग्ज़ाम जो है, उसे ध्यान में रख के कराए जा रहे हैं ना। तो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं मार्किंग टेबल, लेआउट और लीक क्लिपर, पंच, स्क्रैबर, नहीं जितने भी मार्किंग टूल्स होते हैं और मार्किंग मीडिया जो है और उसकी धातु क्या होती है, कौन सा मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो सारा चीज़ जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, है ना? और मैं इसमें प्रश्नों की कुल संख्या की बात करूँ तो तकरीबन जो 110 प्रश्न के आसपास हैं। और जैसे कि हम लोगों का टारगेट जो है वह कितना है, 5000 जो है प्रश्न, यानी है ना 5000 प्रश्न जो है 5000 प्लस प्रश्न को करने की है। तो सारे जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि एक वीडियो मैंने डाला था तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हल्का सा जूम कीजिए, तो अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, है ना? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बड़े वृत्त की चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कोई जो है लार्ज सर्कल का डायमीटर है, यानी जो है लार्ज डायमीटर वाला कोई सर्कल खींचना है, तो उसके लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है ट्रेमल का प्रयोग करते हैं ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये। ठीक है, चलिए। अगला है स्क्राइबर के पॉइंट कौन कितने होते हैं, यानी जो स्क्राइबर के जो पॉइंट कौन होते हैं वो कितने डिग्री पे ग्राइंड किए होते हैं, ये बताना है। तो कितना होता है, 12 से 15 डिग्री होता है, ठीक है? तो 12 से 15 डिग्री जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला है लाइन स्क्राइबर, स्क्राइब करते समय स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितने डिग्री के कोण पे रखा जाता है, यानी मान के चलिए कोई जॉब है और जब हम यहाँ से जो स्क्राइबिंग करते हैं, है ना, स्क्राइबर द्वारा कोई मार्किंग लाइन वाइन वगैरह खींचते हैं, तो इसकी जो झुकाव होता है ना, इसका जो झुकाव है, ये झुकाव एंगल जो है ये कितना डिग्री रखा जाता है, ठीक है? जो तो इसे जो रखते हैं 30 से 35 डिग्री के आसपास रखते हैं, ठीक है? तो गाँव में मिल जाता है 30 डिग्री, याद रखेंगे 30 से 35 के बीच मिले आपको तो आप इसे टिक कर लेंगे। अगला है बेंट स्क्राइबर का सिरा जो है सीधा नुकीला तथा दूसरा सिरा क्या होता है? तो बेंट स्क्राइबर की इस प्रकार एक सीधा ऐसे एक सिरा जो है इसका यहाँ ऐसे नुकीला होता है और एक सिरा जो है इसे 90 डिग्री कोण पे जो है मुड़ा होता है ना? तो ऑप्शन घ में मिल जाता है 90 डिग्री, जो कि सही हो जाएगा। अगला है एक बेलनाकार जॉब पर डॉट पंच द्वारा पंचिंग करते समय उसे किस पर रखा जाता है, ठीक है? कोई बेलनाकार जॉब है और डॉट पंच द्वारा जो है पंचिंग कर रहे हैं, तो उसे जो सहारा देंगे, यानी किस पे जो है इस पे रख के जो है पंचिंग करेंगे, तो वह जो करेंगे वी ब्लॉक पे करेंगे, है ना? कोई सिलिंड्रिकल अगर जॉब है तो उसे सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। और वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो यह जो है 90 डिग्री होता है। काफ़ी बार पूछा गया है ना, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वी ग्रेड वी ब्लॉक किस धातु का बना होता है? जो बी ग्रेड का वी ब्लॉक होता है, तो जो वी ग्रुप होता है वो 2 ग्रेडों में पाया जाता है, ठीक है? वी ग्रुप जो है वी ब्लॉक जो है 2 ग्रेडों में पाया जाता है। एक तो आपका ग्रेड हो गया ए, ठीक है? एक ए ग्रेड हो गया और दूसरा ग्रेड जो हो गया वह बी ग्रेड हो गया, ठीक है? तो यहाँ पूछा है कि वी ब्लॉक किस धातु का बनाया जाता है? जो बी ग्रेड होता है, या किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसे जो है उच्च ग्रेड की इस्पात से बनाया जाता है ना, इसे उच्च ग्रेड की इस्पात से बनाया जाता है। बी ग्रेड वाला जो है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और ए ग्रेड की वी ब्लॉक की जो लंबाई होता है वह तकरीबन कितना होता है, 300 mm, और बी ग्रेड का जो होता है वह कितना होता है, 100 mm होता है, ठीक है? चलिए। और यहाँ एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ग्रेड का वी ब्लॉक जो है सबसे अधिक परिशुद्ध होता है, तो इसे याद रखेंगे ए ग्रेड का जो है वी ब्लॉक ये सबसे ज़्यादा अधिक परिशुद्ध होता है ना। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगला है मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती है, यानी जो है मार्किंग जब करते हैं, मार्किंग की किस विधि द्वारा बताना है कि जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा डेटम लाइन द्वारा, विधि द्वारा, है ना? ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने की नहीं है, यानी जो है किसके द्वारा जो है गोल जॉब का सेंटर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा एंगल प्लेट। एंगल प्लेट के द्वारा जो गोल जॉब का सेंटर फाइंड आउट नहीं कर सकते, बाकी सेंटर हेड के द्वारा कर सकते हैं, जेनी कैलिपर के द्वारा कर सकते हैं और बेल पंच के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन एंगल प्लेट के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अगला है, किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं होती है, वह कौन सा पंच है जिसे पंचिंग करते हैं उसमें जो है हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं हो पाती है ना। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा बेल पंच हो जाएगा, ठीक है। तो बेल पंच में हैमर की जो है चोट नहीं लगानी पड़ती है। ओके जी, 1 मिनट। अगला है, वी ब्लॉक का ग्रुप का जो वी ग्रुप का जो कौन होता है, एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल, वो कितना होता है, तो 190 डिग्री होता है, इसे मैंने क्लियर किया अभी। सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है, तो इसे जो है स्क्रैबिंग ब्लॉक भी कहते हैं सरफेस गेज को, है ना। तो इसे जो है स्क्रैबिंग ब्लॉक भी कहेंगे। अगला है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की सुत्ता होती है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जो सुत्ता होती है वह कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का क हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.025 mm होती है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट की सुत्ता कितनी होती है, 0.025 mm होता है ना। अगला है, सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है, तो सरफेस प्लेट जो बनाई जाती है वह कास्ट आयरन और ग्लास और ग्रेनाइट सभी की बनाए जाते हैं ना। तो घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब की सेंटर मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं वहाँ जो है, तो वहाँ जो है सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं ना। तो सेंटर पंच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। अगला है, एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उद्देश्य क्या होता है, यानी एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटे होते हैं तो किसके लिए कटे होते हैं, तो वहाँ जो है जॉब को क्लैम्प करने के लिए, है ना। तो जॉब को क्लैम्प अच्छे से किया जा सके इसके लिए जो है स्लॉट काट दिया जाता है। तो 15 का जो है ख सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्टों में से कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइन खींचने में सहायक होती है, तो कौन सा होता है, और गाइड पिन हो जाएगी, है ना। तो 16 का ख जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया जॉब की सरफेस पर शीघ्रता से जम जाता है, तो वह कौन सा होगा जो शीघ्रता से जमता है, यह जो है सेल्यूलोज लेकर हो जाएगा, है ना। तो सेल्यूलोज लेकर मार्केट में कई रंगों में मिलता है। और वही बात करें पर्सियन ब्लू की, तो पर्सियन ब्लू जो है सूखने में अधिक टाइम लेता है और कॉपर सल्फेट जो है जहरीला होता है। और व्हाइट वाश का प्रयोग जो है रफ और खुरदरी सतह पे करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया रफ कास्टिंग व फोर्जिंग के लिए उपयुक्त है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया किसका प्रयोग करेंगे वहाँ व्हाइट वाश का प्रयोग करेंगे, है ना। तो 18 का क जो हो जाएगा सही। चलिए अगला है, एल्युमिनियम के बने जॉब पर कौन सी मार्किंग मीडिया उपयुक्त है, कोई एल्युमिनियम की जॉब है, ठीक है, उस पे अगर मार्किंग मीडिया को यूज करना है तो कौन सा उपयोग करेंगे, तो वहाँ जो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम के बने जॉब पर कौन सी मार्किंग मीडिया उपयुक्त है, तो कॉपर सल्फेट। अगला है, स्टील के बने जॉब पर कौन सी मार्किंग मीडिया उपयुक्त रहेगा जिनकी मशीनिंग या फाइलिंग की हुई है वो, ठीक है। तो स्टील के जवाब पर मार्किंग मीडिया कौन सा उपयुक्त होगा जिनकी मशीनिंग या फाइलिंग की हो, ये बताना है ना। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, लेआउट डाई का प्रयोग करेंगे वहाँ। अगला है, एल्युमिनियम के बने जॉब पर मार्किंग की लाइनिंग को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। अरे एल्युमिनियम पे बनी जॉब पर मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए जो है किस पंच का प्रयोग करेंगे, प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। अगला है, पतली सीटों में गोलाकार सुराख करने के लिए प्रयोग किया, तो कोई पतली सीट है उसमें गोलाकार सुराख करना है, ठीक है, तो वहाँ जो कौन सा पंच का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे। सरफेस गेज का स्क्राइबर जो है बना होता है, सरफेस गेज का जो स्क्राइबर बना होता है, जो एक सरफेस गेज में स्क्राइबर लगा होता है वह जो बना होता है वह किसका बना होता है, तो यह जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, स्क्राइबर जो है हाई कार्बन स्टील का ही बनाया जाता है। अगला है, प्रिक 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग निम्न में होता है, यानी 60 डिग्री प्रिक पंच का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए करते हैं, तो चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए, विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं।
अगला है समांतर ब्लॉक का इस्तेमाल निम्न में से निम्न के लिए किया जाता है, यानी जो समांतर ब्लॉक है इसका इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है कार्यखंड को क्षैतिज रूप में लाने के लिए है ना, तो समांतर ब्लॉक का प्रयोग इसलिए करते हैं। अगला है किसी कौन प्लेट के अमशीनीकृत हिस्से को रिप्स बनाने का प्रयोजन डॉट डॉट है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, निर्दृढ़ता के लिए जो है एवं विकृति को रोकने के लिए है ना। अगला है कौन प्लेट में खांचे बनाने का कारण है, तो कौन प्लेट जो एंगल प्लेट में जो खांचे दिए जाते हैं, स्लॉट्स दिए जाते हैं, उसका जो मुख्य कारण है वह क्या है कि बोल्ट को लगाने के लिए है ना, बोल्टों को स्थान देने के लिए। अगला है कौन प्लेट की साइज का वर्णन लिया जाता है, वहाँ जो लिया जाता है क्या, साइज संख्या नहीं नंबरों से लिया जाता है ना, तो 28 का जो है सही हो जाएगा। अगला है वी ब्लॉक का खांचा अंतः कौन सदैव होता है, यानी वी ब्लॉक का खांचा जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है, 190 डिग्री होता है, ठीक है, तो 29 का जो है घ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का, वी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, तो वी ब्लॉक कितने ग्रेड में, 2 ग्रेडों में, एक ए और बी होता है ना। चलिए अगला है बी ग्रेड वी ब्लॉक की धातु किसकी बनी होती है, तो वह जो है किसका बना होता है, कास्ट आयरन की बनी होती है ना, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है, तो 31 का क हो जाएगा। अ, अगला है सरफेस प्लेट का प्रयोग चिन्हन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बताना है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग जो है चिन्हन के लिए करते हैं, मार्किंग के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, तो 32 का ग हो जाएगा, डाटा सतह प्रदान करता है ना, तो ग जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है सरफेस प्लेट का पदार्थ है, यानी सरफेस प्लेट का जो मटेरियल होता है किसका बना होता है यह बताना है, तो इसका हो जाएगा महीन कण वाली ढलवां लोहा है ना, तो सरफेस प्लेट को जो बनाते हैं महीन कण वाला ढलवां लोहा, यानी क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी विशेषताएं ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की नहीं है, ये बताना है, तो कौन सा विशेषताएं नहीं है, खरोचे जाने पर उसमें रेशे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये विशेषता नहीं है, बाकी बात ठोस तथा स्थायी पदार्थ है, ये सही है, उच्च परिक्रेषण बनाए रखता है, ये भी सही है, और जंगरोधी भी है, ये सही है, लेकिन खरोचे जाने पर रेशे उत्पन्न नहीं होते हैं, नहीं कोई बर वगैरह जो है नहीं होते हैं, ये ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की जो है विशेषता जो है नहीं है, तो वहाँ जो है कोई रेशेस या जो है बर देखने को नहीं मिलता अगर खरोचने पे। अगला है चिन्हन के समय संदर्भ सतह निम्न द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है, तो रेफरेंस सतह जो है मार्किंग के दौरान कौन प्रदान करता है, कई बार इसे क्लियर कर चुके हैं, तो चिन्हन टेबल की सतह से, यानी मार्किंग टेबल की सतह से, है ना। अगला है डाटम सिरे के सहारे समांतर रेखा खींचने में सहायक यूनिवर्सल सरफेस गेज के पुर्जे का नाम क्या है, ठीक है, तो यानी डाटम सिरे के सहारे समांतर रेखा खींचने में सहायक यूनिवर्सल सरफेस गेज के पुर्जे का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, 36 का जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी गाइड पिन है ना, गाइड पिन इसका सही हो जाएगा। अगला है खरोचनी बनाने का पदार्थ है, खरोचनी जो स्क्राइबर बनाया था किसका बनाया था, तो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है, और जो इसका सही हो जाएगा। सरफेस गेज का साइज लिया जाता है, तो कैसे लिया जाता है सरफेस गेज का साइज, तो पिलर की ऊंचाई से जो ये लिया जाता है, उसका जो बीम यानी पिलर कहते हैं, उसकी जो हाइट है वही सरफेस गेज की हाइट होती है ना। सरफेस प्लेट की सुकता डॉट डॉट प्रति हाई स्पॉट में मापी जाती है, तो प्रति वर्ग सेमी में मापी जाती है, तो सरफेस प्लेट की जो सुकता मापी जाती है प्रति वर्ग सेमी प्रति हाई स्पॉट से मापी जाती है ना, तो का जो इसका सही हो जाएगा। सरफेस गेज को डॉट डॉट भी कहते हैं, जैसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्रैबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। अगला है पाइप के फ्लैंज की डॉट डॉट के लिए पाइप के अंदर लकड़ी की पैकिंग लगा दी जाती है, तो क्यों लगा दी जाती है, तो मार्किंग करने के लिए है ना। पाइप की फ्लैंज की जो है डॉट डॉट के लिए पाइप के अंदर लकड़ी की पैकिंग दी जाती है, किसके लिए देते हैं, मार्किंग के लिए। अगला है डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, यानी डिवाइडर का जो प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं, तो 42 का जो है घ हो जाएगा सही आंसर, उपरोक्त सभी के लिए, वृत्त की मार्किंग के लिए, चापों की मार्किंग के लिए, किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए, तो इन सभी के लिए जो है डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रिंग पंच का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रिंग पंच का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है ये बताना है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, डिवाइडर के पॉइंट को स्तंभ देने के लिए प्रिंग पंच का प्रयोग करते हैं।
अगला है गत्ता, चमड़ा, कैनवास सीटों में गोलाकार सुराख करने का जो माध्यम होता है, यानी किस पंच के द्वारा जो है ये सब करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होलो पंच के द्वारा जो है गत्ता, कैनवास सीट या फिर चमड़ा लेदर में जो है इसके माध्यम से सुराख करते हैं ना। अगला है धातु, चादर, सीट मेटल कार्य के लिए होने वाला जो पंच है प्रयोग, वह कौन सा पंच का प्रयोग करते हैं? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा सॉलिड पंच। अगला है लोह धातु पर मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो कौन सा पंच का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ जो है डॉट पंच का प्रयोग करेंगे। लाइनों को पक्का करना है तो डॉट पंच का प्रयोग करेंगे। अगला है अलोह धातुओं की वर्कपीस पर मार्किंग को अस्थायी रूप देने के लिए किस पंच का प्रयोग करेंगे वहाँ? तो कौन सा पंच प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है प्रीक पंच करेंगे, है ना। अगला है असेंबली से डबल पिन व टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किस पंच का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है पिन पंच का प्रयोग करें किया जाता है। अगला है ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल के पॉइंट को स्तंभ देने के लिए निम्न में से किस पंच का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है किसका प्रयोग करेंगे? सेंटर पंच का प्रयोग करेंगे, है ना। तो 49 का कॉज सही हो जाएगा सेंटर पंच। अगला है लाइन पक्की करते समय निशान को आपसी दूरी डॉट डॉट होती है। जब लाइन को पक्का करते हैं तो निशान की जो आपसी दूरी होती है कितना होती है? तो 3 से 5 mm के बीच होनी चाहिए शायद, ये है ना। हाँ बिल्कुल सही है, 3 से 5 mm के बीच। अगला है एंगल प्लेट का विवरण, यानी एंगल प्लेट का जो विवरण दिया जाता है वह कैसे दिया जाता है? तो वह जो है साइज नंबर के जो नंबर होता है यानी नंबरों की साइज से दिया जाता है ना, साइज नंबर से दिया जाता है। अगला है ट्रूइंग के लिए डॉट डॉट प्रयुक्त होता है, यानी ट्रूइंग के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे ट्रूइंग के लिए। अगला है डॉट डॉट की सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा गोल रॉड पर समांतर रेखाएं खींची जाती है। तो किसके द्वारा खींची जाती है, किसकी सहायता से? तो 53 का क जो है वी ब्लॉक की सहायता से जो है खींची जाती है। अगला है एंगल प्लेट में स्लॉट डॉट डॉट कटे होते हैं। जो एंगल प्लेट में स्लॉट कटे होते हैं तो किसके लिए होते हैं? तो जॉब को क्लेम करने के लिए, है ना। तो घ इसका सही आंसर हो जाएगा। पंच का साइज लिया जाता है, यानी पंच का साइज किसके द्वारा लेते हैं? तो व्यास एवं लंबाई से लिया जाता है। सरफेस गेज के द्वारा डॉट डॉट की जाती है, यानी सरफेस गेज के द्वारा क्या की जाती है? तो 56 का क हो जाएगा, यानी सरफेस गेज के द्वारा मार्किंग करते हैं। स्क्राइबर के बेंड पॉइंट का जो एंगल होता है वह कितना होता है? तो वह जो है 90 डिग्री होता है। गोलाकार रॉड पर सेंटर मार्क करने हेतु डॉट डॉट उपयोगी होता है, यानी गोलाकार पे जो है सेंटर मार्क करते हैं तो उसके लिए क्या उपयोगी होता है? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, है ना, बेल पंच हो जाएगा। समांतर इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अधिमानित इकाई क्या है? तो इंजीनियरिंग कार्य में जो अधिमानित इकाई है वह क्या है? मिलीमीटर है ना। तो मिलीमीटर जो है सही हो जाएगा 59 का ग। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में होती है? ये बताना है कि कौन सी विशेषताएं सरफेस प्लेट में होती है। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा क हो जाएगा, खरोंचे लगने पर बर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह जंगरोधी होती है, ठीक है। तो ये विशेषता जो है जंगरोधी होती है। और इसका जो पीडीएफ में आंसर दिया गया है क दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से ये गलत है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो है ख हो जाएगा। अगला है पैरेलल पैरेलल ब्लॉक्स कितने ग्रेड में मिलते हैं? जो पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं वह कितने ग्रेड में मिलते हैं? तो 1-2 नंबरों में मिलते हैं ना, 1-2 नंबरों में मिलते हैं, ठीक है। पैरेलल ब्लॉक्स कितने ग्रेड में मिलते हैं? तो 2 ग्रेड में मिलते हैं, 1 और 2। अगला है सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बताना है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग जो है मार्किंग के लिए क्यों करते हैं? तो यह डाटम सतह प्रदान करती है ना, तो इसके लिए करते हैं। ऑडलेग कैलिपर का कौन सा भाग निम्न में से नहीं है? जैसे बताना है कि ऑडलेग कैलिपर का कौन सा भाग निम्न में से नहीं है? तो पिलर जो है नहीं, बाकी बात लेग्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, एडजस्टेबल स्क्रू और नट हो गया, ये सभी हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा भाग सरफेस गेज का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाग जो है सरफेस गेज का नहीं है ना। तो 64 का ख हो जाएगा। लेग जो है सरफेस गेज का भाग नहीं, बाकी बेस, पिलर, स्विवल, पोस्ट, स्नग ये सभी जो है सरफेस गेज के भाग है, लेकिन लेग्स जो है नहीं है, टंगे। अगला है
निम्न में से कौन सा भाग ट्रेमल का नहीं है, यानी जो है कौन सा भाग ट्रेमल का नहीं है ये बताना है। तो 65 का घ बेस जो है ट्रेमल का भाग नहीं है, बाकी बात बीम बार या ट्रेमल बार का है, ये भाग है स्लाइडिंग हेड है, स्क्राइबर या फिर पॉइंट जो है, लेकिन बेस जो है ट्रेमल का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा भाग मार्किंग हैमर का नहीं है, कौन सा भाग मार्किंग पेन होता है, ठीक है, फेस होता है, चीक होता है, लेकिन जो है बेस नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं है पूछा है, तो बेस जो है नहीं है ना। निम्न में से कौन सा भाग सरफेस गेज का नहीं है, तो स्क्रैबर होता है, रॉकर होता है, गाइड पिन होता है, लेकिन हैंडल नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पूछा नहीं है, तो हैंडल नहीं है। अगला है जेनी कैलिपर का एक लेग सीधी तथा दूसरी लेग जो है किस रेडियस में मुड़ी होती है, तो यह जो है 68 का जो हो जाएगा ग हो जाएगा 6 से 12 डिग्री के रेडियस में मुड़ी होती है ना। ठीक है, इसे याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला है यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, गाइड पिन हो जाएगा। स्क्राइबर निम्न में बने होते हैं, स्क्राइबर किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। निम्न में से कौन सी मार्किंग की विधि नहीं है, तो डाटम लाइन विधि है, सेंटर लाइन विधि है, जो टेम्पलेट विधि है, लेकिन प्रोटेक्टर विधि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो यह विधि जो है नहीं है। अगला है ऑड लेग कैलिपर का एक टंग सीधी और दूसरी टंग मुड़ी होती है, कितना 45 डिग्री पे जो है अंदर की ओर मुड़ी होती है ना, तो 72 का जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है वी ब्लॉक की दोनों साइड में स्लॉट बने होते हैं जिसका उद्देश्य है, तो वी ब्लॉक की दोनों साइड में स्लॉट बने होते हैं जिसका उद्देश्य क्या होता है, 73 का ख हो जाएगा, इन्हें वी ब्लॉक क्लैम्प को स्तंभ देने के लिए है ना। चलिए अगला है सरफेस गेज में स्क्राइबर को पिलर पर ऊपर नीचे कहीं भी सेट करने के लिए प्रयोग किसका करते हैं, तो वहाँ जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ स्विवल पुष्ट स्नग का प्रयोग करते हैं, है ना। अगला है संयोजन सेट किस भाग द्वारा गोल छड़ों का केंद्र निकालता है, यानी जो है संयोजन सेट का मतलब कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग द्वारा जो गोल छड़ों का केंद्र निकालते हैं, किसके द्वारा जो है, वहाँ जो है सेंटर हेड के द्वारा निकाला जाता है ना। 75 का क जो है सही हो जाएगा। अगला है संयोजन सेट में तलमापी साधनी का प्रयोजन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा समतलता, यानी जो तलमापी साधने का प्रयोजन क्या मापता है, वह समतलता मापता है, ठीक है। तो इसका जो स्पिरिट लेवल का शायद पूछ रहा है, तो स्पिरिट लेवल क्या मापता है, समतलता को, स्पिरिट। चलिए अगला है स्क्राइबर के जिस छोर पर प्रयोग न करना हो उस छोर पर लगाना चाहिए, स्क्राइबर के जिस छोर का प्रयोग न करना हो उस छोर पर क्या लगाना चाहिए, तो वहाँ जो है कॉर्क या रबर लगा देना चाहिए, ठीक है, तो 77 का जो है घ हो जाएगा। अगला है डिवाइडर की टंगे होनी चाहिए, नहीं डिवाइडर की जो टंगे होती है वह कैसी होती है, तो बराबर व नुकीली होनी चाहिए, है ना। अगला है बीआईएस के अनुसार सरफेस प्लेट का साइज होता है, तो सरफेस प्लेट का साइज होता है वह कितना होता है, 50 × 50 सेंटीमीटर में होता है ना, लंबाई 50 चौड़ाई 50 ऐसे होना चाहिए। जॉब पर मार्किंग करते समय जिन्हें आधार माना जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, डेटम कहेंगे। अगला है मास्टर सरफेस प्लेट की जो शुद्धता होती है वह कितनी होती है, तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा 0.00 025 mm है ना, ख जो इसका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार सरफेस प्लेट की मोटाई होती है, तो सरफेस प्लेट की मोटाई जो होती है वह कितनी होती है, तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर होती है ना। अगला है सरफेस प्लेट के फेस पर बने हाई स्पॉट्स को निम्न द्वारा फिनिश किया जाता है, तो किसके द्वारा फिनिश करते हैं, तो वहाँ जो है स्क्रैपर के द्वारा किया जाता है। अगला है एंगल प्लेट की सतह व भुजाएं सदा किस कोण पर बनी होती है, जो एंगल प्लेट की सतह और भुजाएं होती है वो किस कोण पे बनी होती है, तो वह जो है 90 डिग्री के कोण पे बनी होती है। अगला है ट्रेमल का साइज लिया जाता है, यानी ट्रेमल का जो साइज लेते हैं वह कैसे लेते हैं,
तो वहाँ जो है बीम बार और ट्रेमल बार की लंबाई से लेते हैं ट्रेमल की साइज, ठीक है। 85 का क जो है सही हो जाएगा। यानी ए ग्रेड के बी ब्लॉक की धातु क्या होती है, तो ए ग्रेड के बी ब्लॉक जो होती है वह स्टील की बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील की, है ना। अगला है यूनिवर्सल सरफेस गेज का बेस के सामने सिरे पर बी ग्रुप बना होता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस के सामने जो बी ग्रुप बना होता है इसका क्या काम होता है ये बताना है ना। तो जो 87 का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कॉइन बेस के नीचे मार्किंग करते समय स्पिंडल को जो है स्तंभ देने के लिए, ठीक है। वी ब्लॉक और इसमें जो है ताकि निर्वात न बने इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। और जो है गोल रट यानी जो है स्पिंडल को गोल रट पे रख कर जो है इसका काम यूज अच्छे से कर सके इसके लिए भी ग्रुप कटा होता है। अगला है फोर्जिंग कार्य में पूर्व से पंच के छिद्र को बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, ये ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। अगला है एक बेलनाकार के केंद्र को ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस शीर्ष का प्रयोग करेंगे, यानी बेलनाकार केंद्र बेलनाकार कार्य का जो है केंद्र ज्ञात करना है, तो वहाँ जो किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ जो है केंद्र शीर्ष का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला है निम्न में से किस चिन्ह माध्यम का प्रयोग ढलवे और पिटुए लोहे की रफ सतह पर करते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ जो है चौक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला है एक डिवाइडर का आकार निम्न में से विनिर्दिष्ट किया जाता है, डिवाइडर का जो आकार निर्दिष्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो वहाँ जो है चल और नॉक के बीच की दूरी यानी पिवट और नॉक के बीच की दूरी द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला है बी ब्लॉक 50/5 और 40 का प्रयोग निम्न में वर्क पीस के थमे रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसमें जो है निम्न व्यास के वर्कपीस को थमे रखने के लिए दिया जाता है, तो इसमें बताना है कि व्यास को कौन दर्शा रहा है ना। तो 92 का जो हो जाएगा आंसर घ हो जाएगा, यानी जो है 40 mm, 40 mm 5 से लेकर 40 mm की व्यास को जो है यह पकड़ सकता है, यही बता रहा है, ठीक है। ओके। विभाजनियों का आकार निम्न द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी विभाजनों का जो आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, तो जो है टीलक और बिंदु के बीच की दूरी द्वारा करते हैं। अगला है पृष्ठ पट्टिकाओं का प्रयोग चिन्हन के लिए किया जाता है, तो उसका जो घ आंसर हो जाएगा वो निर्दिष्ट सतह उपलब्ध करते हैं, निर्दिष्ट सतह उपलब्ध कराते हैं। अगला है सेंटर हेड का प्रमुख कार्य किसके केंद्र खोलने के लिए किया जाता है, यानी सेंटर हेड का प्रयोग जो है किसका केंद्र खोलने के लिए किया जाता है, तो 95 का जो आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, यानी वर्गाकार ज्योति। अगला है सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सिल्लूलोज लेकर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चौक या नीले थोथे द्वारा जॉब की सतह पर परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, उसे जो है कोटिंग कहा जाता है। स्लेज हैमर का वजन होता है कितना होता है, 2 से 10 kg के बीच होता है। मार्किंग टेबल बनी होती है, यानी मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है, तो ढलवां लोहे की बनी होती है। सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी सेंटर लाइन विधि का जो प्रयोग करते हैं टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉब के लिए करते हैं। अगला है मार्किंग हैमर का वजन 250 ग्राम हो तो इसके हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मार्किंग हैमर का वजन 250 ग्राम हो तो इसके मार्किंग जो है इसकी हैंडल की जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 162 पॉइंट जो है 5 mm होनी चाहिए, ठीक है। अगला है सेंटर पंच का टेपर कौन होता है, सेंटर पंच का जो टेपर कौन होता है कितना होता है, 30 से 40 डिग्री होता है। चलिए अगला देखते हैं 103 नंबर का। स्क्रेच गेज का प्रयोग क्या आता है, यानी स्क्रेच गेज का जो प्रयोग करते हैं तो किसके लिए करते हैं, तो वहाँ जॉब पर जो है समांतर लाइनें खींचने के लिए स्क्रेच गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्क्रेच गेज का ब्लेड बना होता है, स्क्रेच गेज का जो ब्लेड बना होता है किसका बना होता है, तो जो है उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। निम्न चित्र में दर्शाए गए मार्किंग टूल का नाम क्या है, यह बताना है कि यह जो चित्र में दर्शाया गया यह मार्किंग टूल है यह कौन सा मार्किंग टूल है ना। इसे हल्का सा छोटा कर देते हैं।
शायद अब दिख रहा होगा, है ना? तो बताना है कि यह कौन-सा जो है मार्किंग टूल है ना? तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सरफेस गेज है ये, ठीक है? अगला है निम्न चित्र में अगला है निम्न चित्र में दर्शाए गए एच भाग का नाम क्या है? ठीक है? यहाँ चित्र दर्शाया गया है, इसमें पूछा गया कि एच भाग का जो है नाम क्या है? यहाँ देखिए, एच भाग का यह क्या है? तो यह जो है क्या हो जाएगा? स्क्रैबर हो जाएगा, है ना? एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तब चीज़ सही आएगा, है ना? तो इसे कौन सा स्क्रैबर है? ये बेंट स्क्रैबर है, तो क्या हो जाएगा? बेंट स्क्रैबर का हो जाएगा 106 का, ठीक है? उसके बाद चित्र में दर्शाया गया ई भाग का नाम क्या है? ठीक है? अब ई भाग देखिए, ई भाग में क्या है यहाँ? देखिए ई भाग यहाँ है, तो ई भाग का नाम क्या है? तो ये क्या दर्शा रहा था? गाइड पिन है ना? यहाँ देखिए, यहाँ गाइड पिन है, ठीक है? इसे गाइड पिन कहते हैं। अगला है उप चित्र में दर्शाया गया जी भाग का क्या नाम है? ठीक है? जी भाग का क्या नाम है? तो जी भाग कहाँ है? जी, जी तो ये क्या है? यह बेस प्लेट को दर्शा रहा है ना? क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, सॉरी 108 का है, तो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगला 109 नंबर का है निम्न चित्र में दर्शाए गए मार्किंग टूल का नाम क्या है? तो यह कौन सा मार्किंग टूल है? तो यह जो है एडजस्टेबल स्क्रैबर है, ठीक है? यहाँ जैसे कि देख सकते इसकी बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो एडजस्टेबल स्क्रैबर हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल है उक्त चित्र में दो में दर्शाए गए स्क्रैबर की धातु क्या है? यानी दो में जो दर्शाए गए स्क्रैबर की जो धातु है वह क्या है? तो क्या हो जाएगा? जो स्क्रैबर की धातु होती है प्रायः वह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही और हर रोज जो है इसी प्रकार से वीडियो मिलेगा और जो हम लोगों का टारगेट है 5000 प्रश्न एमसीक्यू का सारे को जो है क्लियर कर लेंगे, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो हर रोज इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।